अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो आप लोगों की लैब है वो लैब नंबर 9 है, जिसमें आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन और इम्प्लीमेंटेशन करनी है पीजेटी की। वही जो अब तक हम ट्रांजिस्टर पे काम करते हैं, कुछ उसी तरीके का है। मगर इसमें एक नई चीज़ है कि हमने कुछ टेक्निक सीखनी है बायसिंग की। अच्छा, बायसिंग पहले भी हम लोग देख चुके हैं, डायोड्स में भी हो रही थी, ट्रांजिस्टर में भी हो रही थी। बायसिंग का अगर मैं सिंपल कोई मायने बताऊं तो ये होगा कि हम किसी एक चीज़ की साइड, तो इस सिनेरियो में बीजेटी में या ट्रांजिस्टर में बायसिंग से मुराद ये होता है कि हम किसी एक पार्ट को सपोर्ट करते हुए अपना कोई आउटपुट चेंज करें। मतलब मैं इनपुट में बायसिंग करूं कुछ इस तरीके की, किसी भी फला इनपुट पे कुछ इस तरीके की बायसिंग करूं कि मेरे पास आउटपुट में चेंजेस आए, मतलब वेरिएशंस आए। थोड़ा सिंपल एग्जांपल इसका देखते हैं ग्राफिकली। ये आप लोगों के पास है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ टिपिकल बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अच्छा, होता क्या है कि आप लोगों के पास यहाँ पे ना सामने एक क्यू पॉइंट शो हो रहा है। क्यू पॉइंट क्या है? क्यू पॉइंट मेरा बिल्कुल कह लूँ कि मेरे इस ग्राफ का आइडियल पॉइंट है। अच्छा, पहले की आप लोगों को कुछ चीज़ें याद होंगी कि ट्रांजिस्टर किन किन तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। एक तो हमारा एज अ स्विच यूज़ हो सकता है, दूसरा हमारा एज अ एम्पलीफायर यूज़ हो सकता है। तो मोस्टली जो हमारे सर्किट्स होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर जो हैं वो एज अ एम्पलीफायर यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक मिनिमम इनपुट देने पे मुझे कुछ अच्छा खासा, मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा मगर एक हद तक, एक लिमिट तक अच्छा खासा मुझे आउटपुट मिल जाता है। तो इन शॉर्ट मैं एक छोटा सा इनपुट दे के एक अच्छा खासा आउटपुट लेके जा रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये हुआ कि मेरा जो भी इनपुट सिग्नल था वो एम्पलीफाई होके मुझे बाहर मिला। आप लोगों को याद होगा पिछली लैब में हम लोगों ने देखा था कि एक बीटा होता है या एच रेफ करके उसको बताया हुआ होता है कि मैंने ये भी बताया था कि वो जो बीटा होता है वो हमारे ट्रांजिस्टर, बिल्ट इन ट्रांजिस्टर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो पहले से इसका बीटा डिफाइन कर देता है। मतलब वो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, यूनिटलेस होता है। तो उस बीटा से हमें क्या फ़ायदा हो रहा था कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आई सी इज इक्वल टू आई बी बीटा या बीटा आई बी। मतलब जो मेरा कलेक्टर का करंट है, जो जो मेरा एक्चुअली आउटपुट का करंट होता है, वो बराबर है बीटा आई बी के। और आई बी मेरा क्या है? बेस करंट है। तो मतलब मेरा जो भी बेस करंट है वो मल्टीप्लाई होगा बीटा से। बीटा क्या है? मैन्युफैक्चर ने उस ट्रांजिस्टर का पहले से एक लिमिट बता दी कि भाई ये इसका नंबर है, जब सपोज कि 50 है। तो बीटा आई बी मैं रख सकता हूँ, समझो मैंने 20 मिली एम्पेयर रखा, तो वो 20 मिली एम्पेयर मेरा बीटा जो कि मैंने अभी 50 रखा है, वो 20 उस 50 से मल्टीप्लाई होगा और वो मेरा एक्चुअली आईसी होगा, मतलब मेरा कलेक्टर का आउटपुट करंट होगा। तो क्या हुआ भाई, मैंने 20 मिली एम्पेयर रखा बेस कर उस पे, बेस करंट पे, और वो मल्टीप्लाई हुआ मेरा बीटा से और मुझे आउटपुट पे कलेक्टर पे करंट मिल गया बहुत बढ़ के। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि मेरा, मैंने एक छोटा सा चेंज किया, छोटा सा मैंने करंट यहाँ पे बढ़ाया। ज़ाहिर है वो वोल्टेज मैंने कोई सप्लाई दी हुई है बेस पे और उसके साथ एक आधा रजिस्टर कनेक्टेड था। तो जो भी मैं रजिस्टर की वैल्यूज चेंज करूँगा उस हिसाब से ऑब्वियसली मेरा वहाँ पे बेस करंट भी चेंज हो रहा होगा। सही, वोल्टेज सप्लाई या रेजिस्टेंस कुछ भी चेंज कर लो, करंट चेंज हो रहा है। तो करंट में जो जो वेरिएशन आएगी उस हिसाब से वो बीटा से मल्टीप्लाई होगा और मेरे कलेक्टर पे एक एम्पलीफाई होके करंट मिल रहा होगा। तो एक्चुअली जो ये मेरा एम्पलीफाई होके वैल्यू मिल रही होती है ना, और जो मेरा आइडियली एम्पलीफाइड वैल्यू होती है वो एक्चुअली मेरा क्यू पॉइंट कहलाता है। तो ये क्यू, इसको क्यू पॉइंट कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीफायर पॉइंट कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पे मेरी वैल्यू मुझे बढ़ के मिल रही है। अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ चले जाऊँ तो मेरा यहाँ पे, अच्छा ये 3 रीजन्स मैं बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि क्यू पॉइंट तो मेरा एक्चुअली आइडियल पॉइंट है। अगर मैं थोड़ा लेफ्ट साइड पे चले जाऊँ तो ये मेरा सैचुरेशन रीजन आ जाएगा, और अगर मैं राइट साइड की तरफ जाऊँ, तरफ चला जाऊँ तो ये कट ऑफ रीजन आ जाएगा। कट ऑफ रीजन में पहले भी बता चुका हूँ कि कट ऑफ रीजन जो है वो एक्चुअली ओपन सर्किट के बराबर होता है। मतलब सर्किट मेरा ब्रेक हुआ है, मेरा कोई भी वैल्यू आगे नहीं जा रही, कोई भी करंट या वोल्टेज आगे नहीं जा रहा, तो उसको हम कट ऑफ कहते हैं। और सैचुरेशन में मेरा सर्किट जो है वो क्लोज्ड है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसे हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। और एक्टिव रीजन में जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उस हिसाब से मेरी वेरिएशन हो रही है आउटपुट पर। सही है।
अच्छा, इनकी कोई इक्वेशंस भी होती हैं? एक जनरल इक्वेशन है इसकी ट्रांजिस्टर की, आप लोग लिख लेना, मैं भी खैर यहाँ पे लिख के तो नहीं बता सकता। वो इक्वेशन है VCC माइनस ICRL माइनस VCE इज इक्वल टू 0। VCC आप लोगों को पता है कलेक्टर का वो है वोल्टेज है, देन IC मेरा कलेक्टर का करंट है, RL उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है IC के साथ जो कि लोड रेजिस्टर है, एंड देन माइनस VCE जो मेरा एमिटर कलेक्टर टू एमिटर का वोल्टेज है इजिकल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बता रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल राइट साइड की तरफ आ जाएंगे ना, मतलब कट ऑफ रीजन की तरफ आ जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो है वो IC 0 हो जाता है। मैंने कहा भाई ओपन सर्किट हो जाता है, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मैं इसको 0 अज्यूम कर सकता हूँ। तो अगर मैं VCC माइनस ICRL माइनस VCE इजिकल टू 0 में अगर मैं IC को 0 कर दूँ, तो IC इंटू RL था, मतलब ICRL मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर IC 0 हो गया तो ऑब्वियसली वो पार्ट ही 0 हो गया। तो मेरे पास इक्वेशन में बचा VCC माइनस VEE, ओ सॉरी VCC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो उसको अगर मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो यही आ जाएगा VCC इज इक्वल टू VCE। कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे लिख के बता दूंगा, या मैं ये लेक्चर के बाद पेंट पे लिख के बता दूंगा, कोई बड़ी मुश्किल इक्वेशन नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ चले जाता हूँ, मतलब सैचुरेशन रीजन में चले जाता हूँ, तो ये आप लोगों को सैचुरेशन रीजन एक्चुअली वो पार्ट है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि ट्रांजिस्टर में और डायोड में एक पार्ट एक टाइम वो आता है कि आप लोगों की जो ये डिप्लीशन रीजन है ना, वो कुछ इतना बढ़ जाता है कि आप लोग उसके बाद जितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, इससे आपके डायोड पे या ट्रांजिस्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मतलब इन शॉर्ट दोनों जो है ना वो पॉजिटिव बन गए होते हैं और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जब वो वाली कहानी हो रही होती है ना, तो इन शॉर्ट क्या होता है कि मैं कितना भी वोल्टेज बढ़ा लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब जो है बस वो पाथ बन गया है, अब बस करंट फ्लो होता रहेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैंने कोई भी करंट ना बढ़ाया या मैं बिल्कुल ही वोल्टेज को ज़ीरो भी कर दूँ, तो इक्वेशन डायरेक्ट ये हो जाएगी VCC माइनस ICRL माइनस VCE इज इक्वल टू 0 था। वहाँ पे अब अगर मैं VCE को 0 कर दूँ तो IC क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल टू VCC अपॉन RL हो जाएगा। मैं यार एक काम करता हूँ, मैं पेंट पे लिख के ये इक्वेशन बता ही देता हूँ ताकि आप लोग अपने पास सेव भी कर सको। ये इक्वेशन है कुछ VCC माइनस ICRL माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले में क्या हो रहा था कि वो कह रहा था कि आपका करंट जो है ना, जब आप कट ऑफ रीजन में जा रहे हो तो आपका करंट हो जाता है 0। तो अगर ये 0 हुआ, ये RL के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो गई। आपके पास क्या बचा, VCC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसको इस VCC माइनस VCE इज इक्वल टू 0 को और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, VC ये इधर चला जाएगा, माइनस VC इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो VCC इज इक्वल टू VCE हो जाएगा। तो ये मेरी वो इक्वेशन होगी जब मैं कट ऑफ रीजन की तरफ। अभी जो भी है पेंट में लिख रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा आई होप। सही है। अब अगर मैं सेचुरेशन रीजन की बात करूँ तो सेचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है भाई, यही सेम इक्वेशन है। इसमें ये कह रहा है कि आपका VCE जो है ना वो 0 हो गया। सही है, सही कह रहा है ना? हाँ, VCE आपका हो गया 0। तो अगर ये पार्ट 0 हो गया तो क्या बचा, VCC माइनस ICRL सॉरी RL इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन हो गई, तो मैंने क्या निकालना है भाई, IC निकालना है। तो पहले मैं ICRL को इधर ले जाऊंगा, 0 से इज इक्वल टू को इस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। देन मुझे IC चाहिए था तो मैं RL को डिवाइड में भेज दूंगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, VCC अपॉन RL। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इक्वेशन बनेगी। सही है। तो ये कुछ छोटी सी एग्जांपल है, ये हम कर रहे होते हैं जब, अच्छा ये हाँ, ये वाला कहानी हो रही थी कि आपका ये वाले रीजन्स में जा रहा होता है और ये एम्पलीफायर की बात हो रही थी। तो इन शॉर्ट मैंने क्या करना होता है भाई, ये कुछ बाइसिंग की टेक्निक्स होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने इनपुट को इस तरह से चेंज करवाते हैं कि हमारे आउटपुट पे हमें मेजर फ़र्क दिख रहा हो। अब आउटपुट पे हमें अपने इनपुट को एम्पलीफाई करा के दिखाना है। तो अब हो क्या रहा है कि भाई मेरे पास एक ये IC की लाइन है जो कि मेरा आउटपुट का करंट चल रहा है, और ये VCE है जो मेरा आउटपुट का वोल्टेज चल रहा है, और ये मेरा बेस करंट है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा बेस करंट बढ़ाता हूँ तो भाई ये थोड़ा सा IC बढ़ा, फिर नॉर्मल हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा दोबारा बेस करंट बढ़ाया, तो मैं जितना बेस करंट बढ़ाऊंगा उससे थोड़ा, देखो ना, अब ये 20 माइक्रो एम्पेयर का मैंने बेस करंट रखा था, वो मल्टीप्लाई हुआ उसके बीटा से,
उस ट्रांजिस्टर के खुद के मैन्युफैक्चर डिफाइंड एक वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कहाँ तक पहुंचा भाई, 10 या 11 मिली एम्पेयर तक पहुंच गया भाई आउटपुट का करंट। देन मैंने 40 माइक्रो एम्पेयर दिया मेरे बेस करंट पे, तो ये कितना पहुंच गया भाई, 25 के करीब पहुंच गया, 25 मिली एम्पेयर इसका करंट बढ़ गया। तो इन शॉर्ट मैंने उस हिसाब से अपना बेस करंट को वेरी करता हूँ कि मुझे आउटपुट पे जो है ना वो मिली एम्पेयर्स में, या जाहिर बात है मैं जितना भी इनपुट दूंगा उससे कहीं ज़्यादा एम्पलीफाई होकर मुझे आउटपुट पे करंट मिल रहा। अब होता है कि ये ग्राफ वगैरह हमने कुछ बनाना होता है ताकि हमें पता चले कि भाई ये एम्पलीफाई कितना हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो ये हम आगे देखते हैं जब जाहिर बात है सर्किट पे आएंगे और जब इसकी कैलकुलेशंस वाली कहानी कर लेंगे ना, फिर मैं बताता हूँ कि ग्राफ वगैरह कैसे बनता है। तो ये भाई कुछ डिटेल्स हैं, ये पढ़ लेना आप लोग। ये 3 तरह की इसमें कोई टेक्निक्स बताई हुई हैं बायसिंग की। पहली है बेस बायस, वो तो हम पहले भी कर चुके हैं कि बेस को इस तरह से चेंज करना है कि आउटपुट में कलेक्टर करंट चेंज हो, जो कि एक्चुअली मेरा आउटपुट का करंट है, एंड देन VCE भी चेंज हो, जो कि मेरा एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज होता है, जो कि मैं कलेक्टर टू एमिटर के बीच में मेजर करता हूँ। अच्छा, ये कि ये लिखा हुआ है कलेक्टर टू बेस बायस, इसको हम एमिटर बायस भी कह सकते हैं। इसका भी तरीका कैसे बनता है ये सर्किट, ये भी देख लेते हैं। और तीसरा हमारा होता है वोल्टेज डिवाइडर बायस, मतलब मैं एक वोल्टेज डिवाइडर इंक्लूड करवा देता हूँ और उससे बायसिंग करके देखता हूँ। तो मैं खैर नीचे बताता हूँ, सर्किट के हिसाब से समझाता हूँ। ये वाला तो सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। हम बेस पे एक वोल्टेज देते हैं, कलेक्टर पे एक वोल्टेज देते हैं, बेस को और बेस सॉरी वोल्टेज दिया उसका ग्राउंड, और एमीटर को ग्राउंड को, और VCC के ग्राउंड को कॉमन कर देते हैं। तो रेजिस्टर हमने दिए हुए हैं, हम ये VBP के वोल्टेज को चेंज करते हैं तो यहाँ पे RP का करंट चेंज होता है, और इस करंट की वजह से मेरा यहाँ पे एक्चुअली IC का करंट चेंज होता है, मतलब सॉरी कलेक्टर का करंट चेंज होता है, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज भी वेरी करता है। अच्छा, ये जो है वो इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो या तो कभी सैचुरेशन साइड की तरफ, सैचुरेशन रीजन की तरफ निकल जाती हैं, या कभी वो जो है कट ऑफ रीजन की तरफ चली जाती हैं। मतलब इसकी एम्पलीफिकेशन जो है ना वो बेहतरीन नहीं होती। अब मैं बेहतरीन पहले भी समझा चुका हूँ कि मेरा बेहतरीन से मेरा मकसद ये है कि जो इसका क्यू पॉइंट है ना, जो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है, एक्टिव रीजन का भी बिल्कुल मिडिल पॉइंट, वो अगर अचीव होगा ना, तो मैं कहूँगा कि मेरी एम्पलीफिकेशन जो है ना वो बिल्कुल बेस्ट होगी। तो खैर ये फिर भी हम करके देखेंगे। और दूसरी बात, मैं टेबल पे आता हूँ तो खैर बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने कहा ना ये कलेक्टर टू बेस बायस जो है ना वो एक्चुअली एमिटर बायस होता है, क्योंकि एमिटर पे हम लोग एक वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर रहे होते हैं। खैर इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले प्रोसीजर 3 बताता हूँ, क्योंकि उसका जो बेहतर है ना वो ऊपर वाला पार्ट है। अच्छा, तो हो क्या रहा है, जो मेरा वोल्टेज डिवाइडर है, अच्छा इनकी वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने कौन सी वैल्यू को कहाँ रखना है, क्या करना है, सिंबलाइज दिया हुआ है R1 R2 RC RE, उन सब की वैल्यूज़ भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, क्या वोल्टेज अप्लाई करना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई होप कि कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो फिर पे इसको परफॉर्म भी कर लेना, देन हार्डवेयर पे भी कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायस है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है हमारा क्यू पॉइंट अचीव करने में। अच्छा, हो क्या रहा है कि मेरी एक सप्लाई लगी हुई है VCC, देन मेरा एक RC का रजिस्टर तो वैसे ही लगा हुआ जैसे हमने पहले लगाया था। देन मैंने यहाँ पे अपने एक RE का रजिस्टर इंक्लूड करवा दिया और उसको कर दिया ग्राउंड। अब ये ग्राउंड वाली कहानी तो ज़ाहिर है पहले भी हो रही थी, जो हमने पहले देखी। ये VCC का जो ग्राउंड था वो RE के ग्राउंड पे भी कनेक्टेड है और बेस पे भी कनेक्टेड है, सही है। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या हो रहा है कि VCC का जो वोल्टेज है ना वो एक्चुअली इधर भी जा रहा है, मतलब कलेक्टर में भी वोल्टेज जा रहा है, और वही सप्लाई जो है वो बेस पे भी जा रही है। मगर फ़र्क क्या आया कि बेस पे अब हमारे पास जो यूँ कह लूँ कि वो रजिस्टर जो एक्चुअली मेरे बेस के करंट को चेंज कर रहा होता है ना, मतलब भाई क्या कह सकता हूँ कि मेरा एक्चुअली चेंजिंग पॉइंट है। जो मेरे ये 2 रजिस्टर है ना, मतलब पहले मेरा एक रजिस्टर होता था, यहाँ पे जो बेस पे रजिस्टर देख रहे हो, ये एक्चुअली मेरा कंट्रोलिंग पॉइंट था कि मैं इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करके या मैं वोल्टेज को चेंज करके, ये मेरा एक्चुअली एक पॉइंट था जिससे मैं अपने बेस का करंट चेंज कर सकता था। अब क्या हुआ, मेरे पास एक्चुअली 2 पॉइंट आ गए इस बेस के करंट को चेंज करने के लिए। बाकी सब कुछ वही है, ये बीच में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मेरे पास एक रजिस्टर RC भी लगा हुआ है, और RE पे ज़ाहिर बात है एक मैंने नई चीज़ इंक्लूड करवाई है। तो ये हुआ क्या कि मेरे ये 2 रजिस्टर जब इंक्लूड हुए ना, तो इसकी वजह से मेरे बेस का जो करंट है ना वो थोड़ा और बेहतर तरीके से वेरी होगा। ठीक है ना, वेरी होगा क्या कि ये जो मेरा एक्चुअली क्यू पॉइंट है ना, पहले क्या हो रहा था बेस बायस में कि मेरा ये थोड़ा यहाँ तक चले जाए, अगर मैं बेस बायस पे कनेक्ट करूँ ना और अपने रजिस्टर की या वोल्टेज की वैल्यू चेंज करूँ,
तो मेरा आउटपुट जो है ना वो कहीं यहाँ पे आ रहा होगा या कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। अब अगर मैंने ये वोल्टेज डिवाइडर वाली कहानी यूज़ की ना, तो मेरा जो आउटपुट है ना वो इस क्यू पॉइंट के कहीं आसपास मंडला रहा होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं एक मिनट बता देता हूँ। एक अदद फॉर्मूला था। खैर मैं इसका फॉर्मूला ढूंढ के बताता हूँ, मैंने निकाला हुआ था, मैं थोड़ा दोबारा ढूंढ लूँगा। होता क्या है कि ये इसलिए इतना माइनर सा वेरी करता है, मतलब ये जो मैं वोल्टेज वाला यूज़ करूँ या एमीटर वाला यूज़ करूँ, ये क्यू पॉइंट के बिल्कुल आसपास इस वजह से घूमता है कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि मेरा एक्चुअली जो कलेक्टर का करंट होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है मेरे बीटा पे, बीटा पे और आईबी पे भी। आईबी तो मिनिमम से वैल्यू है, मगर बीटा मेरी एक बड़ी वैल्यू हो सकती है, मतलब 50, 100, 150 कुछ भी हो सकती है, जो मेरे मैन्युफैक्चर ने डिफाइन की हुई है। तो अब होता क्या है कि जब मैं बेस बायस यूज़ करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, बीटा आई बी से मल्टीप्लाई हुआ और मुझे कलेक्टर का करंट मिल गया। अब वो करंट जो है वो जाहिर सी बात है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीटा आई बी तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो ये कहीं यहाँ लाई कर रही होती है या कहीं यहाँ लाई कर रही होगी। मगर जब मैं वोल्टेज डिवाइडर वाली कहानी पे जाता हूँ या एमीटर वाली कहानी पे जाता हूँ ना, तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूले में क्या होता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसी तरीके से कुछ गिवन होता है और मेरा बीटा जो है ना वो एक्चुअली मेरे लोड रजिस्टर के डिवाइड में आ रहा होता है। अब जब डिवाइड में आया तो बीटा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, मतलब कितनी भी बढ़ जाए, वो है तो डिवाइड में। अब वो जिस भी वैल्यू से डिवाइड होगा वो आउटपुट की एक वैल्यू तो कम ही देगा, मतलब वो माइनर सी मिनिमम सी वैल्यू होती है। मैं एक सेकंड रुको, मैं जरा ढूंढ ही लेता हूँ। क्या एक बेहतरीन फार्मूला मुझे मिला था, खैर अगर अब मुझे भी नहीं मिलता है तो मैं बता दूंगा, मगर इन शॉर्ट ये समझ लो कि होता ये है कि जब मैं वोल्टेज डिवाइडर वाली या वो दूसरी वाली कहानी यूज़ करता हूँ ना, एमीटर वाली, एमीटर बायस वाली, तो उसमें क्या हो रहा था कि मेरे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा होता है ना, उस फार्मूले में बीटा होता है डिवाइड में और बाकी सारे वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए, वो अगर किसी, जस्ट सपोज कि मैंने लोड पे या मैंने एमीटर पे रेजिस्टेंस लगा दी 16K की और डिवाइड में मेरे पास बीटा आ रहा है 100, और सॉरी 1 अपॉन बीटा आ रहा है या बीटा अपॉन 1 था मेरे ख्याल में, इस तरह की कोई वैल्यू थी, मगर वो बीटा एटलीस्ट था डिवाइड में। आप वो खुद सोचो कि कितना भी उससे मैं डिवाइड में कितनी भी बड़ी वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू होगी आउटपुट भी उतना छोटा ही आ रहा होगा। तो उसके आउटपुट छोटे आने से क्या होता है कि मेरा जो ये वेरिएशन होती है ना क्यू पॉइंट के आसपास की, ये बहुत मिनिमम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये वोल्टेज वाली जो हमारी कहानी है ना, वोल्टेज डिवाइडर वाली, वो बेहतर है। अब ये जो मेरा एमीटर बेस है ये ऑलमोस्ट वोल्टेज वाले के बराबर ही है, जो मैं अभी वोल्टेज डिवाइडर यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट उसके बराबर, बस ये फ़र्क है कि मेरा आईपी पे जो है ना अभी मैं कोई सप्लाई नहीं दे रहा। अब ये एमीटर बायस है तो मैंने एक्चुअली एमीटर पे एक वोल्टेज सप्लाई दी है, मगर वो दी है नेगेटिव में। मैंने यहाँ पे नेगेटिव की सप्लाई दी है, यहाँ पे वीसीसी की पॉजिटिव सप्लाई दी है। तो इन शॉर्ट ऐसे तो जब हम सिमुलेशन पे यूज़ कर रहे होंगे तब तो ज़्यादा आप लोग ये वीसीसी वी डायरेक्ट दे सकते हैं। जब आप लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे होंगे ना किट में, तब ये होगा कि ये वीई वाली जो कहानी है ना, ये माइनस वीई आप लोग डायरेक्ट पावर सप्लाई में से ये ब्लैक वाली वायर इसके साथ लगा देंगे एमीटर के साथ, और पॉजिटिव वाली वायर जो है ना वो इसके नेगेटिव वाली वायर के साथ कॉमन कर देंगे। तो इसको वीसीसी पॉजिटिव मिल रहा होगा, इसको माइनस वीई मिल रहा होगा। अच्छा, इनकी वैल्यू क्या है वो नीचे गिवन है। वीसीसी हमारे पास 18 वोल्ट है और ये वीई जो है वो -18 वोल्ट होगा। सही है, बाकी सब वही है, इसमें भी आर ई हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी आर ई है। इसमें कंट्रोलिंग पॉइंट जो है वो आर ई हमने मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये एमिटर बायस्ड है और हमने ये दो सप्लाईज दी हुई हैं। तो इससे भी क्या हो रहा होगा, इससे भी हमारा क्यू पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट करीब करीब ही आ रहा होगा। अच्छा, मैं फॉर्मूला, सॉरी मुझे यार अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने लिख के रखा हुआ था, मुझे मिल भी नहीं रहा, देख लेता हूँ एक सेकंड फिर से।
मैं देख लूँगा, मुझे मिल जाएगा तो मैं व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर या इसी वीडियो के साथ एंड में अटैच कर दूँगा, तो देख लेना। अच्छा, इसको परफॉर्म करने का मैं पहले ही कह रहा था कि सिंपल सी लैब है, तो इसको परफॉर्म करना मुश्किल नहीं है। इसमें बस दो चीज़ें ये हो रही हैं कि हमें दो अलग अलग किस्म के ट्रांजिस्टर यूज़ करने हैं। पहला ट्रांजिस्टर तो वही है जो हम अब तक की लैब्स में यूज़ करते हुए आए हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है 2N3904। तो आप लोग पहले एक रजिस्टर लोगे, इसमें पुट करोगे, ये पूरा सर्किट बना हुआ है। आप लोगों ने दो तीन चीज़ें यूज़ करनी है, वो दो तीन चीज़ें मेजर करनी है। वो दो तीन चीज़ें क्या है? VCE हो गया, आरबी हो गया, आईबी हो गया, आईसी हो गया, और ये HFE है। HFE होता है हमारा बीटा। तो बीटा कैसे मालूम करोगे? IC इज इक्वल टू बीटा IB होता है। तो अगर मुझे बीटा मालूम करना है तो मैं IC अपॉन IB से निकाल सकता हूँ। तो मतलब मैं IC डिवाइड बाई IB करूँगा तो मुझे बीटा मिल जाएगा। सही है। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे ये आप लोगों को सर्किट अभी सिमुलेशन में बना के दिखाने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल सर्किट है। ट्रांजिस्टर लगाया, दो रजिस्टर लगाए, दो वोल्टेजेस लगाए, ग्राउंड कर दिया। इनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सही है। आप लोगों ने मालूम करना है आईसी, तो आईसी मालूम करने के लिए सर्किट यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ पे एक एमीटर लगा दोगे। आप लोगों ने मालूम करना है वीसीई, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई लगा दोगे। एंड देन आप लोगों ने मालूम करना है आईबी, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक करके एक एमीटर लगा दोगे। तो ये तीन वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तीन वैल्यूज़ मिलने के बाद आप लोग यहाँ पे इन तीन वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। वीसीई मिल गया। आरबी की वैल्यू तो ज़ाहिर बात है आप लोग लगा रहे थे, तो आरबी की वैल्यू पहले से पता है 56 के। सही है। VCE मैं मेजर कर लूँगा, RB 56 के है, IB भी मैंने मेजर कर लिया, IC भी मैंने मेजर कर लिया, और HFE को मैंने कैलकुलेट कर लिया, IC डिवाइड बाई IB कर लिया। देन क्या है कि आप लोगों ने एक ट्रांजिस्टर तो ये वाला यूज़ कर लिया जो यहाँ पे मेंशन्ड है। एक कोई भी दूसरा आप लोग ट्रांजिस्टर अपनी मर्जी से उठा लेना, उसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ रखनी होगी। अब चूँकि भाई मैंने कहा है कि आप लोग सारी लैब हार्डवेयर परफॉर्म करेंगे, तो अभी ज़ाहिर बात है इसको ऑनलाइन अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म करना है तो कर लो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि आप लोग की पैनल लैब जो है वो ऑनलाइन होगी या ऑन कैंपस होगी, डिपेंड्स ऑन द वेदर। तो फिलहाल आप लोग इसको हार्डवेयर में परफॉर्म करेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर जो है हम लैब के हिसाब से देख लेंगे कि एक ये 2N3904 के अलावा हमारे पास और कौन सा अवेलेबल है। जो भी अवेलेबल होगा हम वो वाला इसी सर्किट में वापस अप्लाई करके सारी चीज़ें वैसे ही कनेक्ट करके रखेंगे। दोबारा बस इसको अप्लाई करेंगे, वो ट्रांजिस्टर निकाल के ये वाला ट्रांजिस्टर लगाना है और यही वाली सारी वैल्यूज दोबारा निकाल लेनी है। सेम चीज़ प्रोसीजर 2 में भी हो रही है। प्रोसीजर 2 जो है वो इसका है। इसमें क्या है भाई, एक ट्रांजिस्टर लगाया वही 2N3904 वाला, तीन रजिस्टर लगा दिए, एक पॉजिटिव सप्लाई दे दी 18 वोल्ट की, एक नेगेटिव सप्लाई दे दी 18 वोल्ट की। इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और ये वाला ग्राउंड जो है इसके नेगेटिव से और इसके पॉजिटिव से आपस में कनेक्ट होकर आ रहा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने सप्लाई का पॉजिटिव एंड इस पे दिया, नेगेटिव एंड इस पे दे दिया, ऐसा नहीं होगा। दो अलग अलग सप्लाईज यूज़ करोगे। एक सप्लाई आप लोगों ने 18 वोल्ट की ली, उसका जो रेड वाली साइड होती है ना वो आपने VCC पे दी, जो ब्लैक वाली साइड है वो अभी छोड़ दी। देन आपने दूसरी वाली जो इनपुट होता है वहाँ से आपने दोबारा 18 वोल्ट रखा, उसका ब्लैक वाला जो साइड होता है ना वो आपने यहाँ दिया, और पॉजिटिव वाला जो साइड था ना, मतलब जो रेड वाला, वो आपने इसके ब्लैक वाले से कॉमन कर दिया, और फिर वो जो दो कॉमन किए थे उसको आपने इसके साथ ग्राउंड कर दिया, तब इसको ग्राउंड दे दिया। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। इनकी वैल्यूज़ क्या है वो यहाँ पे गिवन है। इसमें भी यही करना है, पहले आपने ये वाला रजिस्टर यूज़ किया, फिर हम दूसरा वाला रजिस्टर लगा लेंगे। तो इन शॉर्ट तीनों प्रोसीजर में आप लोगों ने दो अलग अलग ट्रांजिस्टर, तो आपने इन शॉर्ट तीनों प्रोसीजर्स में दो अलग अलग ट्रांजिस्टर यूज़ करना है। पूरा सर्किट बना हुआ होगा, बस एक ट्रांजिस्टर निकालोगे दूसरा लगा दो। तो इन शॉर्ट सिंपल सी लैब है, आराम से हो जाएगा। बस आप लोग को ये पता चल जाएगा कि बायसिंग क्या क्या है। अब आप लोगों ने बनाना है ये ग्राफ जिस पे हम ये सारी कहानी अभी तक डिस्कस करते हुए आए। तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके का बनेगा जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने ये VCE मिनिमम और VCE मैक्सिमम, और इसी तरीके से ये IC मिनिमम मैक्सिमम भी लिखना है। पहले ये पूछ रहा है कि आप बेस बायस का बताओ, तो ये बेस बायस वाला मेरा था प्रोसीजर 1। ये VCE का इन दोनों में से मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। सही है। फिर IC में से मिनिमम और मैक्सिमम किन दोनों का है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजिस्टर A का VCE मैक्सिमम हो और IC भी मैक्सिमम हो सकता है कि ट्रांजिस्टर A का VCE मैक्सिमम था और उसका IC जो है वो ट्रांजिस्टर B का मैक्सिमम है। तो जिसकी जो सी भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो हम यहाँ लिख देंगे, इन चारों में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फिल कर लेंगे। खैर ये टेबल का इशू नहीं, टेंशन नहीं लो, ये जब परफॉर्म करोगे ना हार्डवेयर में तो मैं उसी वक्त समझा भी दूंगा कि ये कैसे करना है, कोई बड़ा मसला नहीं है।
बाकी इन दोनों का कलेक्टर टू बेस मतलब एमिटर बेस और ये वोल्टेज डिवाइडर बेस का भी और बायस का भी आप लोगों ने टेबल ऐसे ही फिल करना है। तो जब ये तो सारे के सारे टेबल फिल कर लोगे तो यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। ये वाले आप लोगों को आईपी के हिसाब से ग्राफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कर रहे होगे कि भाई एक यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ लिखोगे। अच्छा, एक चीज़ का फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पे जो है ना अक्सर ऐसा होगा कि आप लोगों का वैल्यू जो है ना वो माइनस में भी आ सकती है। तो खैर हम माइनस वाली को अवॉइड करेंगे, देखते हैं खैर क्या वैल्यूज़ आती हैं। वैसे तो पॉजिटिव में ही आती हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग वोल्टेज सप्लाई क्या रख रहे हो। अच्छा, तो टेबल कुछ इसी तरीके का बनेगा। होगा कि अभी आपके पास क्या आ रहा है कि आपका जो मिड पॉइंट है ना वो 40 पे आ रहा है और आईसी का और वीसीई जो है ना वो 6 पे आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे कि जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो आप लोग वीसीई मिनिमम और आईसी मैक्स का प्लॉट करोगे। जस्ट सपोज मेरा वीसीई मिनिमम जो है ना वो 4 पे आ रहा है और आईसी मैक्स जो है ना वो आ रहा है 60 पे। अच्छा, तीनों जो मेरे प्रोसीजर है ना उन तीनों का ग्राफ अलग अलग ही प्लॉट होगा। सही है। तो मैं क्या कह रहा था कि वीसीई मेरा मिनिमम लिया मैंने जो कि जस्ट सपोज 4 है और आईसी मैंने मैक्सिमम लिया जो कि 50 या 55 के अराउंड आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं वीसीई का मैक्सिमम लूँगा और आईसी का मिनिमम लूँगा। तो जस्ट सपोज कि वीसीई मैक्सिमम 10 आ रहा था और आईसी मिनिमम मेरा आ रहा था 10। तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया। तो इस डॉट से लेके इस डॉट को मैं जोड़ दूंगा। तो ये मुझे बता रहा होगा कि मेरी एक्चुअली ये लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है। बाकी ग्राफ भी मेरे इसी तरीके से प्लॉट होंगे और ये मुझे एक्चुअली बताएंगे कि मेरा कट ऑफ रीजन की तरफ कौन सा लाई कर रहा है और सेचुरेशन की तरफ कौन सा मतलब क्या वैल्यूज सेचुरेशन की तरफ लाई कर रही है, कौन सी वैल्यूज मेरे कट ऑफ की तरफ लाई कर रही है। इससे आप लोगों को ये भी कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये बेस वाइज वाली कहानी जो है वो एक्चुअली मेरे एम्पलीफाइंग के लिए बेस्ट नहीं है। और जो मेरा जो जाहिर बात है ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मैं बता भी दूंगा उसको भी। इसके अलावा जो आप लोग ये वोल्टेज डिवाइडर वाला और जो दूसरा मेरा एमिटर बायस वाले जब प्लॉट करोगे ना ग्राफ, तो वो आप लोग नोटिस करना कि वो क्यू पॉइंट के बहुत करीब होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाले जो हैं वो बेहतर हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। सही, इतनी सी लैब है। मैं चाहता तो खैर मैं यार ये आप लोगों को बना के दे देता मल्टी सिम पे, मगर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोगों ने ये वैल्यूज़ नोट करनी है। ये वैल्यूज़ नोट करने के लिए ऑब्वियसली मैं तो एमीटर और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँगा। तो ये आप लोग आराम से खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन मैंने कुछ सप्लाई देनी है और कुछ रजिस्टर लगाना है, वैल्यू सेट करनी है, रन करना है तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। कुछ भी चेंज नहीं करना, बस ट्रांजिस्टर चेंज करना। तो खैर ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऑनलाइन। देन इंशाल्लाह कीट में हम इसको हार्डवेयर भी परफॉर्म